हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है चार्जेस के बारे में कि चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुई, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या क्या है। ये तो हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पढ़ने का एक हमने बेस बनाया था चार्ज के बारे में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में हम क्या पढ़ेंगे उसकी मैं आपको हल्का जानकारी दे देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इसमें हम बेसिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिक्स मतलब हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी के बारे में, वर्डन एनर्जी के बारे में। मेन हमारा मोटो होगा इन दो चीज़ के बारे में पढ़ने के बारे में। फोर्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह लें। फिर मैं आपको जानकारी दूंगा इसके बाद फिर रिंग के बारे में, फिर डिस्क के बारे में, फिर हॉलो स्फीयर कह लें, सॉलिड स्फीयर, फिर प्लेट के बारे में और भी बहुत सारे नए नए टर्म्स के बारे में जानकारी दूंगा। और ये भी हम सीखेंगे कि कोई अगर नया तरह का मटेरियल हमें मिलता है, कोई नया स्ट्रक्चर होता है तो उससे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। ये सब सीखने के बाद फिर हम आएंगे एनर्जी की कैलकुलेशन में। पोटेंशियल एनर्जी, इन सब की कैलकुलेशन के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में इन सब की आप समझे, मैं जैसे 11th के मैकेनिक्स की थोड़ी बहुत इसमें यूज होगी, बेसिक मैकेनिक्स इसमें यूज है। मतलब एक नई तरह का फोर्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, दो चार्जेस के बीच का फोर्स की जानकारी मिलेगी। उसी तरह से हम बार बार एक पॉइंट चार्जेस से हम एक बॉडीज़ पे चलेंगे, फिर एनर्जी का सब कैलकुलेशन करेंगे हम इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में फोर्स की कैलकुलेशन से। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स लॉ में हमें क्या जानकारी दिया गया है कि जब कोई भी अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये मान ले ऑब्जेक्ट, एक ये मान ले ऑब्जेक्ट Q1 और Q2 है, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है Q1 और Q2। अगर लेट्स सपोज ये दोनों प्लस चार्ज, तो हमें जानकारी इस बात की है कि अगर लाइक चार्जेस होता है तो दोनों में रिपल्शन होता है और अनलाइक चार्जेस है तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। लेट्स सपोज इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा, इस पर फोर्स इस तरफ लगने वाला है। अब इसमें क्या खास बात है इसके बाद मैं बताता हूं कि फोर्स जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट से। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² से। तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r² से। इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे तो फोर्स बराबर आता है K Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का दो पॉइंट चार्ज के बीच का ये फोर्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात पहले मैं ये जानकारी के की जानकारी देता हूं।
ये के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू होता है के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। कोई चाहे तो यूनिट का जानकारी आप इससे भी ले सकते हैं। F बराबर है, यहाँ से आप K निकाल लें। F बराबर क्या हो गया है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ से K निकालो। K बराबर हो जाएगा F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो ये F का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड दिस इज चार्ज सो कूलम स्क्वायर। तो यूनिट ऐसे आ सकता है। डायमेंशन की भी मैं अगर चर्चा करूं तो डायमेंशन भी हम इससे ला सकते हैं। अगर लेट्स सपोज हमें के का डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये फोर्स है, फोर्स का क्या होता है MLT के पावर में -2 मीटर स्क्वायर दैट इज लेंथ स्क्वायर। ये चार्ज है, चार्ज बराबर होता है करंट इनटू टाइम दैट इज एम्पियर इनटू टाइम स्क्वायर। इसको लिख लें तो ये आ जाएगा m के पावर में 1, l के पावर में 3 और t के पावर में -2 अगेन -2 दैट इज -4 और a के पावर में -2। ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा। k का डायमेंशन भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें एक बात और मैं जानकारी, हालांकि यही रखते, फिर मैं आपको धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी देता रहूँगा। वेक्टर लॉ के बारे में, मीडियम पे ये भी फोर्स डिपेंड करता है, मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है इसकी भी मैं जानकारी यहाँ देता हूँ। थोड़ी जानकारी तो फिर जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँगा तब अच्छी जानकारी इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे के बराबर हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, हमें इसकी वैल्यू पता है, 4 पाई पता है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी हमें पता लग जाएगा। ई नोट का वैल्यू इसमें पुट कर लें तो ये आता है 8.85 × 10 पावर में -12 और ये उसका यूनिट उल्टा हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट की जानकारी होगी। अब मैं यहीं से अगर मीडियम पे ये थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। ये ई नोट बस नाम है और कुछ बात नहीं। ई नोट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये सिर्फ नाम है और कुछ खास बात नहीं है। ये के का वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करता है। जब किसी और मीडियम में लिखना होगा तो के का वैल्यू हम लिखेंगे, फोर्स का वैल्यू मैं लिख देता हूँ F बराबर 1/4 पाई ई नोट ई आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये ई आर मीडियम पे डिपेंड करता है। इसका नाम हम ये लिख सकते, ये होता है बुक में लिखा हुआ रिलेटिव परमिटिविटी। इसके बारे में डिटेल में और चर्चा करूंगा मैं, हालांकि अगले चैप्टर में भी ये चीज़ आएगा। उसका नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह लें या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम कह लें, एक ही बात। अगर इसी को ई नोट ई आर का नाम, बुक्स में बस ये नाम लिखा है, इससे कोई खास मतलब नहीं है। इसका नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये इसका नाम है। तो ये मैंने आपको बेसिक जानकारी अभी दिया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता देता हूं, तो आप लिख लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलम्स लॉ। पहले स्क्रीन पॉज करके ये आप लिख लें। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कूलम्स लॉ के बारे में हम लिख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कूलम्स लॉ के बारे में ये कहते हैं। पहली बात,
कि कूलम्स लॉ वैलिड है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए या फिर पॉइंट लाइक बॉडीज के लिए, इसके लिए एप्लीकेबल है, ये बड़े बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। पहली बात ये कि कूलम्स लॉ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। दूसरी बात, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, जैसे लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो लेट्स सपोज दोनों का साइन सेम ले लेते हैं, तो रिपल्सन करेगा। रिपल्सन का डायरेक्शन क्या होगा? जो लाइन जॉइनिंग द चार्ज होगा, इस पे भी F इस तरफ, इस पे भी फोर्स इस तरफ। तो जो कूलम्बिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज के अलोंग होगा। फोर्स इज अलोंग लाइन जॉइनिंग टू चार्ज। कि जो लाइन जॉइनिंग द चार्ज होगा उसी के अलोंग फोर्स लग रहा होगा, आइदर अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, कोई भी फोर्सेस होगा, वो जो लाइन जॉइन करने वाला चार्ज होगा उसी के अलोंग होगा। दूसरी बात। तीसरी बात कि हमेशा अगर ये प्लस हो या माइनस हो, लेट्स सपोज आप अलग अलग डायरेक्शन भी ले लें, साइन ले लेते हैं, मान लो एक प्लस Q1 है और एक माइनस Q2 ले लेते हैं, साइन अपोजिट है, अट्रैक्शन फोर्स होगा, इस पे फोर्स इस तरफ है F और इस पे फोर्स इस तरफ होगा F। आप ध्यान से देखिए दोनों का डायरेक्शन, इसमें भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो कूलम्स का फोर्स जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है और अपोजिट फोर्स होता है। फोर्स इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, के डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा। फोर्स इक्वल लग रहा होगा लेकिन ऑपोजिट होगा। अब अगर मैं चर्चा करता हूं नेट, एक चीज और आप ध्यान से देखें, तो नेट फोर्स सिस्टम पे, इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। इस जगह पे भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो नेट फोर्स सिस्टम पे क्या हो जाएगा? 0। और अगर नेट फोर्स 0 होगा तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो फोर्थ पॉइंट कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। अब इस छोटी सी बात से ही मैकेनिक्स देखो स्टार्ट हो जाता है कि नेट फोर्स 0 है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। सिर्फ इसी बात से मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे? जैसे लेट्स सपोज को एक चार्ज, दो चार्ज ले लेते हैं, मान लो कुछ ये Q1 है, ये Q2 है। इनिशियली एट रेस्ट पे था, कुछ ये 2 kg मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3 kg। मान लो हमने रिलीज कर दिया है, हमने रिलीज किया है, तो ये Q2 यहां चला आया है, Q2 इधर आ गया है, इसका स्पीड है मान लो 4 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा जा रहा है कि Q1 का स्पीड क्या होगा, हमें ये बताना है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, शुरू में मोमेंटम 0 था, बाद में भी मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। तो 3 × 4 12, तो इधर कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। इससे एक बात और इंपॉर्टेंट बात समझ सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 है, अगर सिस्टम पे फोर्स 0 है, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास या तो रेस्ट पर होगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास आइदर सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी।
ये बात हो गया। तो हम ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए। कुछ बात और इसमें कह सकते हैं कि मैं उसको भी लिख देता हूं। अच्छा, इस लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस के साथ कई बार बुक्स में यह भी लिखा होता है कि सेंट्रल फोर्सेस है, सेंट्रल फोर्स है। तो लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस के लोग लगे तो सेंट्रल फोर्स, इसी बात से इसको सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। अच्छा, मेरे मन में एक और विचार आ गया, यही पे मैं बता देना चाह रहा हूं। इससे एक और अभी फिर से मैकेनिक्स का क्वेश्चन सकता है। जैसे मान ले आप कोई सेंटर पे Q1 चार्ज और एक चार्ज मूव कर रहा है इसके अलोंग, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, कूलम्ब्स फोर्स की मदद से, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कूलम्ब्स लॉ से मिल रहा है, कूलम्बिक फोर्स से या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कुछ भी कह लें आप। तो फोर्स हमेशा इससे ही पास करेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इससे पास करेगा, वो कहीं भी हो, यहाँ पे भी होगा तो उससे फोर्स किधर लगेगा, इससे सेंटर से ही पास होगा। और उसके अबाउट अगर उसके पास हो रहा है उसी से, सेंटर से, तो टॉर्क सेंटर के अबाउट क्या हो जाएगा, 0। और टॉर्क अगर 0 है तो फिर इससे एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड हो जाएगा, तो इससे एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड हो जाएगा। इससे एक बात और सामने आ गया, और पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहा है। सिक्स पॉइंट कि इसमें सुपरपोजिशन लॉ भी वैलिड होता है। सुपरपोजिशन लॉ इज वैलिड। इसका क्या मतलब है ये मैं समझा देता हूं। लेट्स सपोज अगर कोई एक चार्ज है Q1, एक चार्ज यहां मान लेते हैं Q2, दोनों का साइन अपोजिट मान लेते हैं। लेट्स सपोज इसकी वजह से फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, F लग रहा था। हमने क्या किया, एक और चार्ज ले आए Q3, सेम पॉजिटिव साइन का, तो अब इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा। लेट्स सपोज ये F था तो इसकी वजह से फोर्स लगने लगा है F डैश। तो इसमें कहने का सुपरपोजिशन लॉ का सिर्फ इतना सा मतलब था कि जब ये चार्ज नहीं था तो Q2 इस Q1 पे F फोर्स लगा रहा था, जब ये चार्ज है तो भी ये Q2 इस Q1 पे F फोर्स ही लगा रहा होगा। इसके प्रेजेंस या इसके एब्सेंस से इन दोनों के फोर्स के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7th पॉइंट कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। कंजर्वेटिव इन नेचर है ये फोर्सेस। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट बातें हैं। ये कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प हमें कर देता है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन में यह है कि अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल ले लेते हैं। अल्फा पार्टिकल है
एक अल्फा पार्टिकल और है, दोनों ही अल्फा पार्टिकल है। लेट्स सपोज दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। फाइंड, इसका नाम मैं कुछ ए रख लेता हूं, इसका नाम कुछ मैं बी रख लेता हूं। फाइंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। हमें बी पर फोर्स बताना है ए की वजह से। अब हमें जानकारी, आप पॉज करके सॉल्व कर ले इसको। अल्फा पार्टिकल की जानकारी सबको होगी, नहीं है तो मैं बताता हूं। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल है क्या? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अब हीलियम का न्यूक्लियस है तो हीलियम में कितना है? 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो निकल चुका है बाहर, और इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया बाहर तो चार्ज क्या हो जाएगा इस पे? चार्ज बराबर होगा +2e और मास बराबर हो जाएगा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। हमसे पूछा रहा है फोर्स बी का, बी पर एक वजह से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? F बराबर K 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2, तो ये 2e है, 2e इंटू 2e अपॉन 1²। इलेक्ट्रॉन का चार्ज की जानकारी हमें है तो F बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर इंटू 4। ये हमारा जवाब हो जाएगा। ये पहला हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिया है। 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स। अच्छा, किधर होगा इसकी बात भी हम बता सकते हैं। ये तो हम वैसे सोच के भी बता सकते हैं कि अगर सेम चार्ज है तो इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर, ये F। इवन A पर भी B के द्वारा फोर्स मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये ट्रायंगल मान लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड हम कुछ ए मान लेते हैं। इसके वर्टेक्स पे चार्ज Q है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन C। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है C के ऊपर। तीनों चार्ज का साइन प्लस मान लो, प्लस ही मान लो। आप स्क्रीन पॉज करके सॉल्व कर ले। इसमें एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे अगर इस पे फोर्स लिखना है,
हमें जानकारी है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की से, इस पर ये फोर्स इस पर किधर लगा रहा होगा, इधर लगा रहा होगा इस तरफ F, इसकी वजह से फोर्स किधर लगा रहा होगा, इधर लगा रहा होगा F। अच्छा ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अगर मैं F नेट की बात करूं, F नेट तो क्या हो जाएगा अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, दैट इज √3 और F क्या है KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा C पर A की वजह से भी और B की वजह से भी, दोनों की वजह से इंडिविजुअल हम फोर्स निकाल लेंगे और हम वेक्टर के हिसाब से इसका एडिशन कर देंगे √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा के हिसाब से। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगर इस पे भी निकालना होता तो इसकी वजह से फोर्स किधर होता, इस तरफ F, इसकी वजह से इस तरफ F, फिर से दोनों का रिजल्टेंट हम उतना ही आता, इस पर इसकी वजह से इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ, और ये फोर्स आ जाता सिंपली। आप स्क्रीन पॉज करके सॉल्व कर लें इसको, फिर आंसर मिला लिया करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि मान लो एक स्क्वायर है, इसका साइड हम A मान लेते हैं, स्क्वायर साइड है, इसके वर्टेक्स पे कॉर्नर पे हम वो चार्ज रख लेते हैं Q, मान लो A B C D, चार्ज Q Q Q और Q, ABCD चार्ज है। इसको हमने कॉर्नर पे रख लिया है। अब हमें किसी पे फोर्स, मान लो B पे फोर्स बताना होगा, मान लो कि B पे फोर्स बताना है सबकी वजह से, तो पहले तो B पे फोर्स किस किस की वजह से लगेगा, A की वजह से लगेगा, C की वजह से लगेगा और D की वजह से लगेगा। A की वजह से फोर्स किधर लगेगा, ये इस तरफ मान ले F, C की वजह से इस तरफ F, और D की वजह से हमेशा लाइन जॉइनिंग के लोग लगता है तो लाइन जॉइन कर लेंगे। इस पर फोर्स कुछ इस तरफ लग रहा होगा, ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ये F डैश कुछ कर लेते हैं। अच्छा ये F क्या होगा, F बराबर हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगा √2A, तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई √2A स्क्वायर, दैट इज 2A स्क्वायर, F डैश बराबर F बाई 2। अगर अब हमें तीनों फोर्स के बारे में पता लग गया है, F के बारे में पता लग गया है, F डैश के बारे में पता लग गया है, इस F के बारे में पता लग गया है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर के हिसाब से ऐड कर देंगे। वेक्टर के हिसाब से हम ऐड करेंगे, ये F, ये भी F, और ये हमारा 45 पे है F डैश। F डैश का हम कंपोनेंट ले लें तो ये क्या हो जाएगा, F डैश cos 45 एंड sin 45 प्लस, तो क्या हो जाएगा F डैश cos 45 इज F डैश बाई √2, अगेन इस तरफ भी हो जाएगा F डैश बाई √2, कंपोनेंट ले लेते हैं, फिर ये पार्ट खत्म हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा F डैश किसके बराबर है, F बाई 2 के बराबर, तो F प्लस F अपॉन
2√2, यहाँ भी क्या हो जाएगा F प्लस F/2√2। तो F नेट कितना आ जाएगा, नेट फोर्स बराबर √2 F प्लस F/2√2। तो ये हमारा जवाब हो गया। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि मान लो इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे कोई Q चार्ज रख दिया जाए, Q0 चार्ज रख लिया जाए, तो इस पर फोर्स क्या होगा? सेंटर पे Q0 चार्ज है तो उस पर फोर्स कितना होगा, इसके बारे में बताना है। आप ध्यान से देखें, इसकी वजह से फोर्स इधर होगा F, और इसकी वजह से फोर्स इधर होगा F, सेम साइन का है, तो इसकी वजह से फोर्स इधर होगा F और इसकी वजह से फोर्स इधर होगा F। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज और करके देख लेते हैं, अब मान लेते हैं इस चार्ज को नेगेटिव करते हैं, फिर क्या होगा? अगर हम इस चार्ज को नेगेटिव कर लें तो इस प्लस की वजह से क्या होगा? इधर ही होगा, ये भी प्लस Q0 ही मान लेते हैं। इस माइनस की वजह से भी किधर होगा? इधर ही होगा, ये भी F, ये भी F। इसकी वजह से इधर होगा और इसकी वजह से इधर होगा। तो जवाब क्या होगा? ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2F जवाब हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको भी नेगेटिव कर लें, लेट्स सपोज इसको भी नेगेटिव कर लेते हैं, तो इसकी वजह से इस तरफ, इसकी वजह से भी इस तरफ, इस प्लस की वजह से भी इस तरफ, ये 2F और ये भी 2F और ये एंगल 90 डिग्री। तो जवाब क्या हो जाएगा? √2F, 2√2F, ये हमारा जवाब हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा ये बेसिक क्वेश्चंस हैं कि मतलब 2 पॉइंट चार्जेस है तो उसके बीच का फोर्स KQ² अपॉन K(Q1) अपॉन R² फोर्स हो जाता है। फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होता है। ये बेसिक जानकारी हमें इन बेसिक क्वेश्चन से आ गया है। अब लेवल थोड़ा इंक्रीज करते हैं। अब हम इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4, मान लो ये Q चार्ज और ये भी मान लो Q चार्ज। Q चार्ज मान लेते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे हमें इक्विलिब्रियम 0 कहाँ होगा, ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा। कोई मान लें हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा है, इसके बीच का डिस्टेंस आप कुछ भी d मान लें, में ये गिवन होगा कि d डिस्टेंस है। इस Q0 चार्ज को कहां रखूं सो डेट कि सिस्टम नहीं, ये Q0 इक्विलिब्रियम में आ जाए। इस चार्ज को इस बीच में कहां रखूं, इसको मैं फिक्स कर देता हूं
इसको भी फिक्स कर देते हैं। फिर बताना है ये चार्ज कहाँ रखा जाए इस बीच में, सो दैट का सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। हमने मान लिया यहां से ये x डिस्टेंस पर होगा, यहां से x हो गया तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स। अब ये प्लस चार्ज मान लेते हैं, कोई प्लस चार्ज है, तो इसकी वजह से फोर्स किधर होगा, इस तरफ, और इसकी वजह से फोर्स किधर होगा, इस तरफ। इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब उस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। मतलब फोर्स इसकी वजह से और फोर्स इसकी वजह से मैग्नीट्यूड में इक्वल हो बट डायरेक्शन में ऑपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका नाम मैं F1 रख लेता हूं, इसका नाम मैं F2 रख लेता हूं। मतलब मैग्नीट्यूड F1 बराबर क्या हो जाना चाहिए, मैग्नीट्यूड F2, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। अब ये F1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, उसका फोर्स क्या हो जाएगा, K 4Q Q नोट अपॉन D माइनस एक्स का स्क्वायर। K Q नोट कैंसिल, इस तरफ हम कर लें तो 1/2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x अपॉन D माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। जब दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर x अपॉन D माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, D माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो 3x बराबर D, तो x इक्वल टू आ जाएगा D/3। मतलब यहाँ से D/3 डिस्टेंस पे उस Q नोट चार्ज को रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। एक क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया है कि ये Q चार्ज है और ये कुछ माइनस Q चार्ज और ये प्लस 9Q। तो इक्विलिब्रियम में कहां पे आएगा इक्विलिब्रियम, इस Q नोट चार्ज को कहां पे रखा जाए, इसको मैं फिक्स कर देता हूं। ये भी फिक्स्ड है, आपको बताना है इस Q नोट चार्ज को कहां रखा जाए, सो दैट का सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। -Q प्लस 9Q फिक्स किया जाए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इस पुराने वाले में दोनों सेम साइन का चार्ज था। अब एक बार सोच के देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कहां आ सकता है। अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करें कि इक्विलिब्रियम कहां पे आ सकता है, तो मैं इसको सारी कंडीशन आपको एक बार जानकारी देता हूं। मान लो दोनों चार्ज प्लस प्लस, मान लो प्लस Q1 और प्लस Q2 है। अगर ये है, हमसे पूछा जाए कि सिस्टम कहाँ, ये कोई तीसरा चार्ज रखा जाए, कहाँ रखा जाए कि इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या जरूरत है कि दो फोर्स उस पर लगना चाहिए, लगना चाहिए, फोर्स उस पर दो ही फोर्स लगेगा, तो एक इधर लगना चाहिए तो दूसरा क्या लगना चाहिए, ऑपोजिट में लगना चाहिए। ठीक, अब आप इस लेट्स सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप लेंगे तो इसकी वजह से फोर्स इधर और इसकी वजह से फोर्स इधर, ये मिलके दोनों का भी जीरो तो हो नहीं सकता है, नीचे कहीं भी जीरो हो नहीं सकता है।
इस लाइन पे अगर मैं इस तरफ लूं, इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। इसकी वजह से किधर लगेगा? इस तरफ। तो क्या ये जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि एक का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, दूसरे का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अच्छा, एक बार इस तरफ चेक करते हैं। इसकी वजह से फोर्स किधर होगा? इस तरफ। उसकी वजह से किधर होगा? इस तरफ। तो क्या ये जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर मैं इस बीच में लूं, क्या, तो इस प्लस की वजह से फोर्स किधर होगा? इस तरफ। इस प्लस की वजह से फोर्स किधर होगा? इस तरफ। तो क्या यहां जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब, अच्छा, दोनों ही प्लस साइन है, तो फोर्स कहां ये तीसरा पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम में आ सकता है? तो ना तो इधर आएगा, ना ही इधर आएगा, ना ऊपर आएगा, ना नीचे आएगा, सिर्फ और सिर्फ इस बीच में आ रहा होगा। अच्छा, दोनों ही माइनस चार्ज ले लेते हैं। लेट्स सपोज माइनस Q1 और यहां ले लेते हैं माइनस Q2। एक बात तो पक्का है कि पॉइंट चार्ज ये कहीं ना कहीं इसी लाइन पे इक्विलिब्रियम में आ सकता है। एक बार इसकी बात करूं, अगर मैं यहां रख लूं प्लस Q0, तो इसकी वजह से फोर्स किधर होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा इस तरफ। अच्छा, इसकी वजह से कितना होगा? ये भी अट्रैक्शन होगा। क्या ये जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसकी वजह से किधर होगा? अगर इस तरफ ले लूं, तो इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। उसकी वजह से किधर लगेगा? इस तरफ। क्या ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है? नहीं आ सकता है। फिर एक बार बीच में रख के देखते हैं। इस बीच में कहीं रखूं, इसकी वजह से किधर लगेगा? इस तरफ। इसकी वजह से इस तरफ। तो क्या ये जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब दोनों ही साइन अगर सेम हो, अगर दोनों प्लस हो या फिर दोनों ही माइनस हो, तो इक्विलिब्रियम कहां आ सकता है? इस बीच में इक्विलिब्रियम आ सकता है। अच्छा, एक बार अपोजिट साइन लेकर के देख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में लेट्स सपोज प्लस Q1 है और माइनस Q2 है। प्लस Q1 और माइनस Q2। फिर से एक बार लग के देख लेते हैं। प्लस Q1 माइनस Q2। अगर इस तरफ देखें एक बार, Q0 चार्ज को रख लेते हैं प्लस की वजह से। अगर इधर हुआ तो फिर इसकी वजह से फोर्स किधर होगा? इस तरफ। अच्छा, इसकी वजह से किधर होगा? इस तरफ। क्या यहां जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस तरफ देखें तो इस प्लस की वजह से इस तरफ, उस माइनस की वजह से इस तरफ, मतलब यहां भी जीरो हो सकता है। या तो यहां होगा या फिर यहां होगा। अच्छा, बीच में अगर रख के देखें तो इस प्लस की वजह से इस तरफ, माइनस की वजह से इस तरफ, क्या बीच में जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब या तो अगर ये दोनों साइन ऑपोजिट है तो हमेशा आउटसाइड होगा, इस चार्जेस के बीच में नहीं होगा, आउटसाइड होगा, या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा। अच्छा, किस साइड होगा इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर जैसे इस साइड, मान ले इस साइड अगर जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये R तो वैसे ही कम है, इसका मतलब Q2 इस तरफ कब होगा? अगर मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 छोटा है किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 से। अच्छा, इस तरफ कब होगा? जब मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 छोटा होगा और बड़ा कौन सा होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। ये बात हो गई। अगर मैं चीजों को समराइज करूं तो क्या है कि अगर चार्जेस का साइन सेम है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, तो इक्विलिब्रियम तीसरे पॉइंट चार्ज जो इक्विलिब्रियम में आ सकता है वो सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में आ सकता है, लाइन जॉइनिंग के दोनों चार्जेस के बीच में। अगर ऑपोजिट साइन का है तो फिर इक्विलिब्रियम किधर आएगा? छोटे वाले चार्ज के पास में इक्विलिब्रियम आएगा। तो आप इस बात को ध्यान रख लें और लिख भी लें कि अगर चार्जेस सेम है, सेम साइन का है, तो बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, और अगर ऑपोजिट साइन का है तो फिर
छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज, जिस तरफ छोटा वाला मैग्नीट्यूड होगा, अगर Q1 छोटा होगा तो Q1 की तरफ होगा, और अगर Q2 छोटा होगा मैग्नीट्यूड में तो Q2 की तरफ इक्विलिब्रियम आएगा। अब आप इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम किस साइड आएगा, दोनों का साइन अपोजिट है, तो इक्विलिब्रियम छोटा वाला मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड इसका छोटा है तो इस तरफ इक्विलिब्रियम में आएगा। आप पॉज करके आप सॉल्व कर लें। इससे हमें जानकारी मिल गया है कि अगर दोनों सेम साइन का होता तो इक्विलिब्रियम बीच में होगा, और अगर ऑपोजिट साइन का है तो इक्विलिब्रियम मैग्नीट्यूड में जो छोटा होगा, मैग्नीट्यूड में छोटा ये है तो इस तरफ होगा। तो मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस ये d गिवन होगा, ये d गिवन होगा। लेट्स सपोज यहाँ हमने मान लिया उस Q नोट को रखना है, तो ये डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, तो उस वाले से कितना डिस्टेंस हो जाएगा d प्लस x। इस माइनस की वजह से इस पे फोर्स, एट्रैक्शन फोर्स होगा इस तरफ, उस प्लस की वजह से इस तरफ होगा ये F1 और ये F2। इक्विलिब्रियम में आने के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ F1 बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ F2। हम इसको लिख लें तो Q नोट अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, उसका लिख लूँ K 9Q इंटू Q नोट अपॉन D प्लस एक्स का स्क्वायर। Q नोट Q नोट, तो हम देख लें तो 1/3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन D प्लस एक्स, तो D प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू हो जाएगा D/2। अब ये इस क्वेश्चन से हमें इक्विलिब्रियम किस साइड आएगा, कहाँ आएगा, इसकी जानकारी